नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ को लेकर युवाओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश आज एक बार फिर सेना ने की। क्या इससे सवाल जो उठ रहे हैं लोगों के मन में और उसको लेकर जो बवाल हो रहा है वो थम जाएगा? इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सवाल ये है कि अग्निपथ पर सवाल या फिर बेवजह बवाल, इसी को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपसे एक एक करके इन तमाम मेहमानों का परिचय करा देती हूं। हमारे साथ यहां पर आप देख रहे हैं मेजर जनरल AK श्रीवास्तव यहां मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ। इसके साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह को भी आप हमारे साथ देख रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल VK दत्ता सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही कर्नल US राठौर हमारे साथ आज भी होंगे। इस चर्चा में कई अहम सवाल उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल संजीव भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर जनरल, और हमारे साथ यहाँ पर कर्नल दानवीर, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, क्योंकि आज ये सवाल जो उठ रहे हैं लोगों के मन में अग्निपथ को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे खास एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं और ये कैसे उन लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देंगे। शुरुआत में AK श्रीवास्तव सर आप ही के साथ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हालांकि आज फिर से एक बार कोशिश सेना की ये रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सवालों का जवाब मिल जाए तमाम, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लेके आई थी। ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, एक ये गेम चेंजर है, मगर इसके दो रीजन थे। एक तो कहीं ना कहीं कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर ये पाया गया था कि जो एवरेज एज है जवानों की वो 32-33 साल है, वो घट के उसको कम करना चाहिए, 25-26 साल होनी चाहिए। तो ये इसके कारण ये जो आएगा अभी अग्निपथ, अगले 10 साल में एज जवानों की 24 से 25 आ जाएगी। दूसरा, कहीं ना कहीं जो पैसे की प्रॉब्लम थी मॉडर्नाइजेशन के लिए, क्योंकि रेवेन्यू में सारा पैसा खर्च हो जाता है ज़्यादातर 70 से 75%, जिसके अंदर पे और पेंशन है, और जो कैपिटल है जो वहाँ पर 20-25% मॉडर्नाइजेशन के लिए वहाँ कम पैसा रहता था। तो अभी अगर अग्निपथ आ जाता, पेंशन नहीं मिलती, तो ये पैसा मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, नए टैंक खरीदना, सबमरीन शिप खरीदना, एयरक्राफ्ट खरीदना। तो ये वजह थी। मगर इसके अंदर मुझे लगता है जिस प्रकार से हमने इसको रोल आउट किया, इसके अंदर कुछ एक शंकाएं और एप्रीहेंशन थी, और वो जेन्युइन भी थी। मगर मैं ये भी मानता हूं गवर्नमेंट ने इन एप्रीहेंशनों को अभी एक बार क्लेरिफाई किया। सबसे पहले कि ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर आ रहे हैं, ये 4 साल के बाद इनका क्या होगा? ये बाहर जब इन्वायरमेंट में जाएंगे तो क्या इनको कोई जॉब मिलेगी या दर की इनको ठोकरें खानी पड़ेंगी? मगर ये सच्चाई है। अब इसको एक क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह दिया, क्योंकि हमने पहले भी बोला, जो सजेशन वेटन ने दी कि इनको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आप लेटरली अब्जॉर्ब करें। ये ट्रेन है, मोटिवेटेड है, और जो CAPF को ट्रेनिंग में भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये बात मानी है गवर्नमेंट ने और क्लेरिफाई किया है। इसको 10% CAPF में, फिर BSF में, या असम राइफल में, कोस्ट गार्ड में, PSU में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाया है कि इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इनको लेटरल ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा। मैं कहता हूं इसके लिए एक फॉर्मल नोटिफिकेशन दे, जिससे कोई शक और सवाल ना रहे। दूसरी बात, जो एज बढ़ाई है अभी कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई, तो अभी एट वन टाइम 21 से 23 कर दी। मेरा पॉइंट ये है कि 2 साल से भर्ती नहीं हुई तो कृपा करके पहली बार वैकेंसी भी बढ़ाए, क्योंकि नहीं तो फिर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पास होने की बड़ी मुश्किल होगी। मुझे लगता है गवर्नमेंट उस पर भी पॉजिटिव सोचेगी। तीसरा मेरा बड़ा अहम पॉइंट है, जो ये अग्निवीर हैं, अगर ये शहीद हो जाते हैं लड़ाई के दौरान ये 4 सालों में, या ये डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो इनको भी वही पैकेज मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर आर्मी सोल्जर को मिलता है। देखो, सच्चाई ये है कि जब जवान वहां जाता है तो वो नाम नमक निशान अपनी जान हथेली पे लेके जाता है। अगर इनको पैकेज सही नहीं मिलेगा तो उनकी जो फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी या डिसेबल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। वो मुझे लगता है गवर्नमेंट उस पर भी सोच रही है और शायद उस पर क्लेरिफिकेशन दी है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है रेजिमेंटेशन का। जो हमारी रेजिमेंट्स हैं, जो हमारे जिस प्रकार से 15-20% ही हैं जो कि क्लास, रीजन और कास्ट पे बेसिस है, बाकी ऑल इंडिया ऑल कास्ट में, ये जैसे सिख है, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जैक राइफल, इनका जो वस्तूर है ये
एक इथोस है, एक हिस्ट्री है। जब कोई जवान या ऑफिसर क्वार्टर गार्ड में आता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अपनी हिस्ट्री को देखता है। मेरा गुजारिश है गवर्नमेंट से, इसको बरकरार रखें। ये 10 से 15% है, इनके अंदर जो अभी चल रहा है इनकी बनावट उसको रखें, क्योंकि ये आपका विनिंग फैक्टर है। इन्होंने लड़ाई के अंदर आपको जीत दिलाई है और जीत दिलाते रहेंगे। यही एक जो आप इन तमाम पॉइंट्स को गिना रहे हैं ना कर्नल दानवीर, आप तो मथुरा गए थे, लोगों से मिले, पूर्व सैनिकों से भी मिले और उन युवाओं से भी मिले जो नाखुश भी थे और कई इसके सपोर्ट में भी थे। क्या यही वो पॉइंट्स उनके मन में भी थे जो यहां से बात सर कह रहे हैं? देखिए, जब ये अग्निपथ और अग्निवीर की बात होती है तो इसमें बेसिकली दो पहलू हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट का पहलू, तो जो आप आगजनी और जो अराजकता देख रहे हैं ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड शंकाओं को लेकर है। तो मथुरा जब मैं गया और जब वहाँ पे लड़कों से बात करी तो वो इन आशंकाओं को लेकर थी। जो जनरल साहब बोल रहे हैं वो बात कर रहे हैं फौज की विनिंग फैक्टर की और फौज की सेहत की, जो आपको विजय दिलाएगी। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं, इन दोनों पहलुओं पे अलग अलग तौर पर विचार और डिबेट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे मंचों पर बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन फौज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर शायद अभी डिबेट उस स्तर पर शुरू नहीं हुआ है। राठौर सर, कल भी हम बात कर रहे थे, जो कहा ना कर्नल दानवीर ने, आपने भी कल ये पॉइंट उठाया था कि फौज पर इसका क्या असर होगा, शायद अभी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहे इस दिशा में। देखिए, अग्निपथ स्कीम और ये अग्निवीर के ऊपर जो फोकस आज है वो सिर्फ ये फोकस है कि अग्निवीर का क्या होगा, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उनके एम्प्लॉयमेंट की भी बात कोई नहीं सोच रहा। मेरा एक निवेदन है कि अग्निवीर जो हैं धीरे धीरे पूरी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आधी 50% आ जाएंगे। 50% आर्मी या नेवी या एयरफोर्स इन कॉन्ट्रैक्चुअल अग्निवीरों से स्टाफ्ड होगी। उस वक्त हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर क्या असर पड़ेगा, उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर, उस पर गंभीर विचार की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो एक बात कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट आर्म्स हैं, हमको सबमरीन चलानी है, हमको फला हवाई जहाज चलाना है, हमको एयर डिफेंस को देखना है, हमको ATC चलाना है वगैरह। हम 4 साल में वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते टर्नओवर। तो ये पूरा जो है बोझ पड़ने वाला है भारतीय सेना पर, और भारतीय सेना में भी पड़ेगा कॉम्बैट आर्म्स पर। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, ये कॉम्बैट आर्म्स के ऊपर ये पड़ने वाला है। तो इसके ऊपर एक गंभीर चिंतन क्यों नहीं हो रहा है? आज भी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो 46,000 की वैकेंसी है इसमें आर्मी के, इन्होंने बोला, जनरल पुरी ने बोला कि हम इसमें विश्लेषण करेंगे और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आगे आने वाले बैच लिए जाएं। विश्लेषण करेंगे और अपना आधारभूत ढांचे को ठीक करेंगे। इसके मतलब ये है क्या? ये है आपका पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट है कि इसमें विश्लेषण की जरूरत है तो उसी तरीके से कहिए। ठीक है। अभी इस विश्लेषण के साथ में ये आता है 46,000 वैकेंसीज के साथ हमने इसको शुरू किया है, लेकिन आज की तारीख में आर्मी और नेवी, एयरफोर्स में 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज इसके बाद भी बचती हैं। यानी कर्नल राठौर, मैं आप जो समझ पाई, आप ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है लेकिन उस तरीके से इसका विश्लेषण नहीं किया गया जिसकी जरूरत है। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच आज सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो इस योजना को लेकर युवाओं के मन में उठ रहे थे, उनके परिजनों के मन में उठ रहे थे, तमाम देशवासियों के मन में उठ रहे थे। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद अब वो घमासान थम
जाएगा, या अभी भी अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल बचे हुए हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा को एक बार फिर से चलिए आगे बढ़ाते हैं। और जनरल सिंह सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहां पर यह कहा जा रहा है, सेना ने साफ कर दिया कि रोल बैक नहीं होगा, ये वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि कई पूर्व सैनिक भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, जैसा कर्नल राठौर को भी आपने सुना, जरूरत थी कि इस पर थोड़ा और काम होता, बगैर होमवर्क किए क्या जल्दबाजी में लाया गया फैसला है? देखिए, जल्दबाजी में तो नहीं लाया गया है, बट अप्रोच जो है इसकी वो जरा क्वेश्चनेबल रही है। कैसे रही है कि चर्चा सरकार की और मिलिट्री की चलती रही 2-2.5 साल, और ये ओल्ड इशू था कि देखो 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम रहती हैं कि जब आप चेंजेस चाहते हैं क्या होता है। सबसे पहले है कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, उसकी तब्दीली आई है स्ट्रैटेजी में, जो कि होता है रणनीति के अंदर। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसेस क्या हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये दोनों चीज़ें संबंध रखती हैं फ़ौज के साथ। तीसरा पॉइंट है इसमें कि दुश्मन जो हमारे देश हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी और उनकी इंटेंशंस क्या है हमारे बरखिलाफ, वो बहुत ज़रूरी है। और ये सब मिला के हुए अपनी फ़ौज, कोई भी फ़ौज जो होती है उसकी मॉडर्नाइजेशन टेकअप करती है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्बैट पावर, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। और वो आई थिंक काफ़ी चलता रहा है, इनका मेल मिलाप चर्चा चलती रही है। पर क्या हुआ है कि देखें, सरकार ने कई बिल लाए हैं रिसेंटली, और देश के अंदर कई चीज़ें आती हैं और सरकार के साथ सामने आती हैं चीज़ें जिसके ऊपर एक सिखलाई मिलती है, लेसन्स लर्नड। और इस लेसन्स लर्नड के अंदर जो पिछले 3-4 बिल आए हैं, उसके अंदर सरकार की पूरी आखिर तक कार्रवाई नहीं हुई। फार्मर्स बिल देख लें, सीए देखें, उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो इस पर क्या कमी रहेगी? कमी ये रहेगी कि खास करके डिफेंस मैटर था, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस है जो, उसके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, उनके साथ फीडबैक होना चाहिए था, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में इसका डिस्कशन होना चाहिए था कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती। उसमें क्या था कि सारा देश, स्टेट गवर्नमेंट सारे इन्वॉल्व हो जाते। ये चीज़ में मैं समझता हूँ कमी रहेगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी रूट जो है ना, उसमें थोड़ा ये जो अभी हो रहा है वैसे ही होता है, और पिछले 2-3 बिल में भी यही हरकत हुई है। तो ये मेरा एक विचार है। दूसरा है कि जो ये स्कीम है, इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल, यंग यूथ प्रोफाइल रखना है, मानते हैं। हालांकि मैं बताता हूँ आपको, 30-32 साल की उम्र में भी इंसान जवान इज अ पीक ऑफ हिज फिजिकल एबिलिटी, उसमें कोई शक नहीं। आप देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, बॉक्सर्स है, सब देख लो, 35-36 साल तक कर रहे हैं, तो उसमें नहीं है। बट येस, यूथफुल प्रोफाइल इज़ ऑलवेज बेटर, उसकी रिस्क प्रोफाइल हायर है, मैं मानता हूँ, जज्बा उसका बेहतर रहता है, तो बिल्कुल सही है। पर ये जो स्कीम है, ये हमारे को इसका अच्छा मेल मिलाप होना चाहिए था विद इन मिलिट्री ऑल्सो, इंटरनल एनवायरनमेंट राइट डाउन टू जवान लेवल। एक सर्वे होना चाहिए था, फीडबैक लेना चाहिए था, कि जिसमें एक बड़ा हेल्दी इनपुट्स मिलते और वो फर्दर रिफाइंड आती। अभी क्या है, मैं समझता हूँ कि सरकार इस समय बहुत मैच्योरिटी दिखा रही है, विजडम दिखा रही है, बुद्धिमान सरकार मैं समझता हूँ कि जितना अभी ये प्रोटेस्ट हो गए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर उन्होंने एकदम एक्शन लिया है। जैसे 23 साल की उम्र कर दी, जो कि 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई, वो बड़ा अच्छा स्टेप है। दूसरा, उन्होंने कुछ वैकेंसीज चंद एक दिनों में अनाउंस कर दी है, और ये बहुत खुशी की बात है, खास करके मिलिट्री इसके बारे में बहुत खुश होगी कि मैं बता रहा हूँ 1955 से शुरू हुआ था लैटरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायरिंग सर्विसमैन जो थे हमारे, पर उसका कभी एक्शन नहीं हुआ। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये CAPF ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी देखो गंभीरता का सामने आ गई है और एकदम एक्सेप्ट हुआ है 10%। और ये सवाल साहब ने बहुत सही पॉइंट बोला था, ये सब चीज़ों की जो आज अनाउंसमेंट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल पुरी थे, हेड कर रहे थे वो कॉन्फ्रेंस, उसकी नोटिफिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत आवश्यक है वो नोटिफिकेशन, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए स्कीम में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए 75% के अब हम कॉन्सेंट्रेट हो गए, हम जो यूनिफॉर्म्ड हैं, मेरी तो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे 25% के ऊपर, कि उसको मैंने वो 25% का जो है वो कैसे उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाना है। 25% मेरे पास आएगा। हम बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके कम किए गए। मैं सेंटर कमांडेंट रहा हूँ आर्टिलरी सेंटर का, नासिक रोड लार्जेस्ट सेंटर है फॉर अ सिंगल रेजिमेंटल आर्म, और वो समय
पराक्रम के टाइम है, जबकि लड़ाई का मैदान था, उस समय लड़ाई की हालात थी पाकिस्तान के साथ, और हमारी आर्टिलरी में बहुत ज़्यादा कॉम्बैट पावर की मैन डेफिशिएंसी थी, मेजर डेफिशिएंसी थी, 15 से 20%। हमने ट्रंकेटेड ट्रेनिंग की थी उस समय, और वो ट्रंकेटेड ट्रेनिंग में रिक्रूट्स जो गए थे यूनिटों में, बहुत अच्छा फीडबैक आया था उनका कि उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी। हम भी उसके बारे कॉन्शियस थे कि हमने अच्छे से अच्छे रिक्रूट भेजने हैं, तो ये सब हो जाएगा। ट्रंकेटेड ट्रेनिंग कुछ नहीं है। हमारी जो मिलिट्री है, हमारे जो पलटने हैं, हमारे यूनिट कमांडर, सब यूनिट कमांडर्स, कंपनी कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर, बैटरी कमांडर्स बड़े अव्वल दर्जे के हैं। देखो पिछली लड़ाइयों को देखो, कारगिल वॉर देखो, 71 की वॉर देखो, 65 की वॉर देखो, हमने बहुत कितना टॉप परफॉर्मेंस रहा है हमारा। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं कि हमारे जो ये कमांडर्स हैं ये यूनिट के अंदर तो फर्स्ट क्लास कर देंगे। 75% है, इसमें सरकार की जिम्मेवारी है। आज एक कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसे लगा है कि मिलिट्री की जिम्मेवारी दी जा रही है कि हम बता रहे हैं कि उनका क्या करना है। इसमें सरकार का एक नुमाइंदा हाजिर होना चाहिए। मान रहे हैं यानी कि जनरल सिंह की इस पूरे मामले पर इसमें थोड़ी क्लैरिटी और आने की जरूरत है। ठीक है, जनरल दत्ता से मैं पूछूं, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जनरल दत्ता आपके पास। देखो मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री हूँ, और मैं ये पॉइंट जो आता है पायलट प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि ये जो पहले 4 साल है इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाएं, क्योंकि ये 4 साल के लिए अग्निवीर आते हैं, और इसमें जो कमी और खामियां आती रहे उसको दूर करते रहे, क्योंकि एक नया पहलू है, नई चीज़ आई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे चलाएं। और दूसरी बात, ये जो करें ना फॉर्मल नोटिफिकेशन क्यों जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनाउंस तो कर दिया, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स वगैरह में भी अभी रिजर्वेशन है, और ये कहीं ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर एक मंथन करना पड़ेगा, कितना कौन ले सकता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये इतना आसान काम नहीं है। मगर ये बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट पॉजिटिव है, गवर्नमेंट चाहती है इनको लेटरल ऑब्जेक्शन किया जाए, और वो जो एक आशंका थी वो उसको दूर करना चाहते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से डिस्कस करें और करें, क्योंकि ये एक जो पॉइंट था लोगों का, देखो ये सोचने की कोशिश भी करो कि मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था, और वहाँ पर जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं और 10 महीने वो करते हैं सिविल में जो काम कर रहे हैं या फ्रूटफुली एम्प्लॉयड हैं। पहली बात तो कोई सिविल में काम नहीं कर रहा, सब गाँव से आते हैं, वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, हम फार्मिंग करते हैं। तो जो वो आते हैं 2 महीने के लिए, 10 महीने उनके पास कोई काम नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये सोचो कि ये 12वीं की डिग्री और कोई स्किल सर्टिफिकेट लेके इनको कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉब दे देगा, वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तो लेटरल ऑब्जेक्शन इज सॉल्यूशन। बिल्कुल जनरल दत्ता, ये युवाओं, हम कह रहे हैं ना कि आज सेना ने कहा कि जोश प्लस होश इज इक्वल टू अग्निवीर, लेकिन ये वही अग्निवीर हैं जो ये 4 साल को नहीं समझ पा रहे कि ये 4 साल का पेच क्यों फंसाया गया। अभी ऐसा है कि इस चीज़ को आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। 3 ऑब्जेक्टिव एट द नेशनल लेवल, मुल्क क्या चाहता है। हिंदुस्तान आज के दिन में चाहता है कि हमारी एक मॉडर्न एफिशिएंट फाइटिंग फोर्स हो, जो हाईली ट्रेंड हो, उसके पास क्वालिटी इक्विपमेंट हो, और आज का जो जियो पॉलिटिक्स है, चाइना, पाकिस्तान और जो भी हमारे समुद्री इलाके हैं या हमारी हवाई एरिया, जो हमारा एयर का जो डोमेन है, उसके अंदर हम हावी रहें अपने दुश्मनों के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, अभी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमको ये भी देखना है कि हमारी फोर्स इकोनॉमिकली वायबल हो, कि हम उसको सपोर्ट कर पाएँ, उसका क्वालिटी इक्विपमेंट खरीद पाएँ। तो यह है ऑब्जेक्टिव एट द नेशनल लेवल, कि हमें एक तगड़ी फौज चाहिए, मॉडर्न फौज चाहिए, आज के माहौल के मुताबिक चाहिए, ताकि हम अपने दुश्मनों को निपट पाएं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है साहब, हमें एक यंग प्रोफाइल मिले, ठीक है, मोटिवेटेड मिले, और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको खर्चा कर पे बढ़िया इक्विपमेंट। ये यंग फौज का मतलब क्या हो, मैं समझूंगी। तो जोश प्लस होश यानी कि अग्निवीर, सेना ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और इन्हीं अग्निवीरों की अब जरूरत है सेना को, क्योंकि हम एक यंग फौज बनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों आखिर ये बात युवाओं को समझ नहीं आ रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अब बिना, क्योंकि ब्रेक से पहले दत्ता सर आप अपनी बात पूरा करना चाह रहे थे, आप वो तमाम पॉइंट्स पर बात। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हमें यंग फौज चाहिए, मोटिवेटेड चाहिए, हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, हम ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद पाएँ, और हमको यंग प्रोफाइल क्यों चाहिए। कारगिल के युद्ध के दौरान जब आपको
पहाड़ के ऊपर हमला करना था तो आपको उस पहाड़ में हाई एल्टीट्यूड में यंग ब्लड चाहिए था ताकि आप जाके उस हाइट में लड़ पाएं। गलवान में चाइनीज़ के साथ में, जहाँ पर उस हाई एल्टीट्यूड में जहाँ गुत्तम गुत्ता की लड़ाई, जिसको बोलते हैं कि वो आप छोड़ दीजिए, आप चले गए पुराने टाइम में जहाँ पर क्लब के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको यंग प्रोफाइल चाहिए जो उसको सहन कर पाए, उस माहौल को, उस लड़ाई को। वहाँ पर जो 35 साल से ऊपर का आदमी है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिजिकल फिटनेस में। तो ये यंग प्रोफाइल का मतलब है, अगर आप एवरेज लेंगे एक यूनिट की, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का है, तो हम चाहते हैं यंग प्रोफाइल 25 साल की हो जाए। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो हम चाहते हैं कि मॉडर्न लोग हों, टेक्निकली क्वालिफाइड हों, मोटिवेटेड हों और जज्बा हो उनके अंदर लड़ने का जज्बा। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए फौज नहीं है। अगर आपने पैसा कमाना, बिजनेस करें, कहीं भी जाएं, आपको जज्बे वाले लोग चाहिए जिनके दिल में कोई आग है, कुछ करना चाहते हैं। अभी आ जाइए सब यूथ एस्पिरेशन, सब मैं भर्ती होना चाहता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, मैं 4 साल के बाद मेरा क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं यूथ एस्पिरेशन। और ये यूथ एस्पिरेशन है जिसके कारण ये आप स्टेशन जलाए जा रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, भ्रम पैदा किया जा रहा है। 4 साल के लिए जो अभी ये पैकेज है, ये फिलहाल वापस नहीं जाने वाला, इसको आर्मी इंप्लीमेंट करने वाली है। 4 साल में अभी क्या होने वाला है, 4 साल में अगर 100 आदमी भर्ती हो रहे हैं, उसमें से 25 आदमी फर्दर रिटेन हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल। अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो 25 आदमी सिलेक्ट हो गए और उनको आगे फिर कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगी और सब कुछ होगा, प्रमोशन भी होगी उनकी। ठीक है, 75%, जब 75 लोग जो निकल जाएंगे उनका क्या होगा। गवर्नमेंट ने आज एश्योरेंस दिया है, कल भी दिया था, कि हम इनको लैटरल इंडक्शन कराएंगे इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। अभी क्या होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, BSF, CRPF, ITBP, SSB, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको लेटरल देंगे। कितना लेटरल देंगे, अगर उनको 100 आदमी भर्ती करने हैं, 10 आदमी अग्निवीर से लेंगे वो। अगर 100 आदमी भर्ती करने हैं BSF ने, उसमें से 10 लड़के अग्निवीर वाले लिए जाएंगे। उसी प्रकार CRPF, उसी प्रकार SSB, उसी प्रकार ITBP, ठीक है। इसके अलावा जो इनको पैकेज मिलना था पे का 11,71,000 का, उसके अलावा कोई 11 साढ़े 11 लाख की इनको पे मिली थी 4 साल में। फौज के अंदर खाना पीना फ्री है, दवाई फ्री है, दारू की मैं बात नहीं करूँगा, वो तो पेमेंट भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लड़कों को 4 साल में कोई खर्चा नहीं है। ये ज़्यादातर पैसा बचाएंगे, सिवाय जब छुट्टी जाए, कोई मोबाइल खरीद लेगा, घड़ी खरीद लेगा, नए कपड़े खरीद लेगा, जूते नए खरीद लेगा, उसके अलावा क्या करेगा। तो अभी ये जो यंगस्टर है, अगर 17 साल में आ गया, 21 साल में, उसके पास कम से कम नहीं तो 20-22 लाख बचा के जाएगा वो। ठीक है सर। अगर मैं बोलूँ साहब 4 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, मैं आपको 10 साल तक 10,000 रुपये महीना का पेंशन देता हूँ, मैं आपको 11,71,000 नहीं दे रहा, मैं आपको हर एक महीना 10 साल तक 10,000 की पेंशन दूंगा। फिर आपको कैसा लगेगा। अब ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, 4 साल नौकरी करी, 10 साल मेरे को पेंशन मिल रही है, और उसके बाद मैं तुमको लेटरली भी ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसे के लिए नौकरी में आ रहे हैं तो आप मत आए, आप जज्बे के लिए आ रहे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आप आए इसमें। ठीक है सर। ठीक है, ये नया स्कीम है, इसको फॉर्मलाइज और फॉर्म होते हुए थोड़ा समय लगेगा, आप वक्त दीजिए, आप उतावले मत होइए। गवर्नमेंट का दिमाग काम करता है, आर्मी का दिमाग काम करता है, अगर कोई मुश्किलात आएगी तो हम उसको अमेंड करेंगे। अभी मैं बोलूँगा सब पैसा कहाँ से बचाना आपने, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या हमारे पास पैसे की कमी है। मैं बोलूँगा साहब आपने अभी हेडक्वार्टर IDS बना दिया, CDS बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम की क्या जरूरत था, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्या जरूरत था आपको। इट शुड बी 1 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर एंड द DMA। हटाइए आप उनको, आप MES सर्विसेज है, सिविल एरिया में जो अपनी जो सिविल कैंटोनमेंट्स हैं वो CPWD को दे दीजिए। आप हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपके पास डिफेंस बजट बच जाएगा आज। तो ये अगर हम पैसे की बात करें, पैसा बचाने के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन आपने सर जो कहा ना, आप पैसा निकालेंगे आप। ये अनिल पुरी सर भी बोल रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि देखिए जॉब नहीं है सेना एक सेवा है और उसे सेवा के तौर पर लीजिए। कर्नल संजीव, लेकिन ये जो 4 साल कहा जा रहा है ना, क्या ये जज्बा आप फिर पैदा कर पाएंगे उन युवाओं में कि आपको तो सिर्फ 4 साल के लिए जाना है, 4 साल के लिए सेवा देनी है और उसके बाद फिर आप वहां से रिटायर हो जाएंगे।
मैडम अगर आप देखिए- सिलेक्ट नहीं होते हैं बाकी? देखिए, जज्बा भी तब होता है जब पेट भरा होता है और सर के ऊपर छत होती है। कोई अगर आप किसी को बोलो कि भूखे पेट, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक, ये नेपोलियन ने कही थी। जब आप उसका पेट भर के रहोगे ना, आप ये देखिए 17.5 साल की उम्र के अंदर मैं आ रहा हूं और मेरे को कहा जा रहा है कि मैं 22 साल के बाद आई विल बी, मेरे पास शायद नौकरी ना हो। क्या गवर्नमेंट इसको मेरे जो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर लिख के दे रही है कि आपको जब आप बाहर जाओगे 4 साल के बाद यू विल गेट अ पैकेज विच यू वर लास्ट ड्रॉइंग, उतना आपको पैकेज दिया जाएगा एंड यू विल बी लेटरली एंगेज। कहीं पे भी करो, आप कह रहे हो कॉर्पोरेट में करो, क्या मैं आज अदानी और अंबानी का नौकर बनने आ रहा हूं? आर्मी नॉट टू ट्रेन दोज पीपल, उनके लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हम लोग। सीएपीएफ में आप 1959 से हो रखा है कि ये सीएपीएफ में लेटरल इंडक्शन होगा। आज की तारीख में आप मेरे को बता दिए कितने लोगों को लेटरल इंडक्शन किया गया है? 4 साल के बाद जब वो निकलेगा, कहां पे सर्टेनिटी है कि उसको नौकरी मिलेगी? 1 सेकंड, आपको ये कहना है कि जी आर्मी के लिए, जज्बा के लिए आप आइए और वो करिए, प्लीज ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं टीवी पे कहने पे और बुक्स के अंदर लिखने में, बट जब ऑन ग्राउंड हमारा कहां से आ रहा है बंदा? रूरल एरिया से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके बाद इतनी खेती नहीं है कि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके, वो इसलिए नौकरी करने वापस आ रहा है। एंड आर्मी वॉज ऑलवेज अ वेरी सिक्योर करियर, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसकी सारी नीड्स जब तक वो सर्व कर रहा है उसकी देखभाल होती थी, और उसके बाद उसको मेडिकल है, पेंशन है, वो सारा कुछ उसका था। इसके कारण वो कारगिल की पहाड़ी पे चढ़ता था, इसके लिए नहीं चढ़ता था कि तिरंगा लेके हाथ में घूम रहा है। नो, नाम नमक निशान, मैं अपनी यूनिट के अंदर क्यों इंश्योर करता हूं कि कुछ गलत ना हो? क्योंकि मेरे को मेरी यूनिट के अंदर रहना है, मेरी इज्जत ना डाउन हो। वो तिरंगे के लिए मैं नहीं भाग रहा लेके कि मैं चढ़ जाऊंगा 5590 के ऊपर और जाके हमला करूंगा। नहीं, कोई नहीं करता मैडम। ये करता है कि मेरे साथ में जो मेरा कॉमरेड है, जिसके साथ मैंने पिछले 10 साल बिताए हैं, उसकी नाक ना कट जाए या मेरी नाक ना कट जाए उसके सामने, मैं इसलिए धावा बोलता हूं। आई डोंट डू धावा कि मैं इंडियन हूं एंड देयर इट इज। सो प्लीज वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि पहले बात तो 4 साल के बाद इनका क्या होगा, आप उसको लिखित में दीजिए। आज यस, ये सारे सब खत्म हो जाएंगे। लेट मी टेल यू दिस, जितने ये रोड बर्निंग कर रही है, ट्रेन बर्निंग कर रही है, सब वापस चले जाएंगे। आप उसको लिख के दे दीजिए। कर्नल तानवीर, मतलब ये आप भी जब उस दिन बात कर रहे थे और मैं भी जब इस तरह के लोगों को हम भी जब सुनते हैं जो सड़कों पर उतरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने कहा यहाँ पर, कर्नल संजीव ने कहा। देखिए, कि पेट का सवाल तो है, ये हमें देश ये सेवा का समझना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर सरकारी नौकरी का क्या मतलब है, उसका क्या आपके साइकोलॉजी और आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या रोल है। अब आप सरकारी नौकरी की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक पेंशन, एक सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें मिलाकर देखते हैं। तो जब आपके उस पूरे सिक्योरिटी इशू के ऊपर एक प्रहार सा ऐसा लगा, या ये कह लें कि जो ये नई स्कीम आई है, इससे लोगों को लगा कि हमारा जो एक हक था वो सरकार ने छीन लिया है, और उससे ये जो आप अराजकता देख रहे हैं, आगजनी की केसेस देख रहे हैं, ये बेसिकली एक उस तरीके का एक इनसिक्योरिटी की वजह से ये काम हुआ लगता है। और जहाँ तक कर्नल साहब ये कह रहे थे कि भारतीय और तिरंगे के लिए, यहाँ से मैं सर थोड़ा सा आपसे सहमत हूँ, बैक टू डिफर। ऐसी बात नहीं है, तिरंगा और देश के लिए बिल्कुल लड़ते हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे लिए बाकी चीज़ें, जैसे इमीडिएट जो चीज़ें होती हैं, वो पलटन का नाम, रेजिमेंट का नाम, मेरा साथी जो सर बता रहे थे, वो सब कुछ रहता है। लेकिन भारतीय होने की का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं होता है। सिंह सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। हाँ जी, ये जो अपनी ये स्कीम है, ये एक मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो लगाई गई है, ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए बोला जा रहा है। अभी जो हम ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद जो यूथ फौज में नहीं रहेगा, देखें वो वेरी वेल ट्रेंड, बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की उसने, उसको सरकार रीसेटलमेंट कर रही है, वो यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी जा रहा है। देखें, जब रिक्रूटमेंट के लिए जाती है, इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं रिक्रूटमेंट में, पर हर एक जना तो नहीं सिलेक्ट होता, और कई बार ही आते हैं रिक्रूटमेंट में, नहीं सिलेक्ट होते, फिर कहीं और आप नौकरी ढूंढते हैं ना, उनको मिल जाती है। इसकी देखो खूबी कि अभी इसने जब नौकरी ढूंढनी है, इसको एक सरकार का हाथ है, उसके सिर के ऊपर हाथ है, सरकार की कमिटमेंट है। और जब अगर ये नोटिफिकेशन हो जाती है
तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम रहेगी, और क्योंकि इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर भी ऐसा मैन पावर अभी देख रहा है। मैंने 2 जगह, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक ब्रीफिंग हुई थी जिस दिन एक अनाउंसमेंट हुई है स्कीम की आर्मी हेडक्वार्टर में, मैं वहाँ पे सर, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना वो तो तब की बात कर रहे हैं जब सिलेक्शन ना हो। सर मैं आऊंगी क्योंकि हाँ, ये selection इम्पोर्टेंट की तो मैंने पहले बात की ना कि लेकिन जो अब तो 25% है सिलेक्शन जो तो होने अच्छा के बाद इनसिक्योरिटी जो आ रही है, तो सेना को युवा बनाने की कोशिश है और अग्निपथ एक रिफॉर्म के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही गई जो युवाओं को समझाने की कोशिश थी। लेकिन जनरल सिवाच, एक इनसिक्योरिटी तो युवाओं के मन में बनी हुई है, और इनसिक्योरिटी इस बात को लेकर के हम तो देश सेवा ताउम्र करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि या तो शहादत मिले या फिर हम लड़कर वहां से रिटायरमेंट लें, लेकिन 4 साल में ये मुमकिन कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बताई कि हम कह रहे हैं कि हमने 4 साल के लिए लिया है, हम उसकी कॉम्बैटिव इफेक्टिवनेस चाहते हैं 4 साल में। अगर उसके मन में शंका रहेगी कि मेरा क्या होगा 4 साल के बाद, तो वो ही विल नॉट एबल टू गिव द बेस्ट। हमें बेस्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसकी लेटर ऑब्जेक्शन की बात हो रही है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो जाएगा, का ऑलमोस्ट यकीन हो जाएगा कि आपको जॉब सिक्योर्ड है, मुझे लगता है वो जान निछावर करने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत जज्बा जो है देश के लिए मरने मिटने का आज है, और हम ये बता रहे हैं कि आप गलवान में देखें कि क्या हुआ, 20 जवानों ने और जो कर्नल बाबू के अंडर 16 बिहार ने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। वो दिखाता है क्योंकि भारत की फौज का जज्बा है, और कहीं ना कहीं पहली तरफ कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। और आप यूक्रेन और रूस की लड़ाई देखें, जहां पर सबने सोचा था रूस एक बड़े जल्दी ही यूक्रेन को जीत लेगा, मगर नहीं हुआ, और रूस एक बहुत बड़ी फौज थी, नंबर 2 फौज है, उसमें देखा गया कि उसके भी कॉन्स्पिरेशन सोल्जर थे। तो मुझे शक और सवाल यह है कि 2-4 साल के लिए हम वेल मोटिवेटेड ट्रेन बंदे ले रहे हैं, उनके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें उससे बेस्ट चाहिए। अगर हम ये लेटर इंडक्शन करने की बात हो रही है, नोटिफिकेशन दे जाएगी, मुझे लगता है फिर कोई शक और सवाल नहीं रहेगा, वो भी मरने मटने के लिए तैयार है। 4-5 चीजें और हमने कर दी हैं कि इनको पूरा पैकेज वही मिलेगा जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है, स्पेशली जो शहीद हो जाता है, जो एक परमानेंट डिसेबल हो जाता है। तो मुझे लगता है फिर कोई डाउट नहीं रहेगी, फिर लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, पहले भी थे अब भी हैं। देश हमारे लिए सब कुछ है, हम देश के लिए मर मिट सकते हैं, ये फौज की दस्तूर है। देखो फौज के अंदर नाम नमक निशान वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देश के लिए, हम अपनी पलटन के लिए और हम अपने कौम के लिए मरने मिटने को लिए तैयार है। आई थिंक वो जज्बा पहले भी था और अब भी रहेगा। और देखिए ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा, जी सर अपनी बात आप रखिएगा, बिल्कुल बोलिए बोलिए सर। ये जो मोटिवेशन का सवाल है, जो जवान 4 साल के लिए आ रहा है उसको पता है कि उन जवानों में से 25% को रेगुलर मिलेगा। वो हर एक जवान जो आएगा 4 साल के लिए वो अपना जी जान लगा देगा अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने कमांडिंग अफसर को कि मैं तगड़ा आदमी हूँ, मैं दूसरे से तगड़ा हूँ, और वो उसको प्रूव करेगा। और आपको उस 4 साल में डेडिकेटेड और मोटिवेटेड लोग मिलेंगे जो कुछ प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचेगा मेरा 4 साल के बाद क्या होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती हुआ। कमीशन मतलब 19 साल 10 महीने की उम्र में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। 1 साल की उम्र में 71 की लड़ाई लड़ी, ट्रुप्स को लीड किया ऑपरेशन में। तो कोई बोलता था भाई तो अनट्रेंड है, तो 1 साल की नौकरी है इसके, ये तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 5 साल मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि मैं शॉर्ट सर्विस हूँ। मैंने अपना दिल लगा के काम किया, अपने को रेगुलर से बेहतर प्रूव करने का कोशिश किया और कर भी दिया। मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ, 6 अवार्ड है मेरे, 3 गैलेंट्री अवार्ड हैं। बहुत कम लोग हैं इस फौज के अंदर जिनके पास इतने अवार्ड होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन, मैं आपको वो जज्बा बता रहा हूँ। ये लोग जो आएंगे अग्निवीर में, ये अपने को प्रूव करेंगे, एक के ऊपर एक इनकी कॉम्पिटिशन होगी और एक कमांडिंग अफसर को मोटिवेटेड लोड मिलेगा। ये आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ। ठीक है कर्नल राठौड़, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो कर्नल संजीव कह रहे थे, छोटे छोटे गांव से निकल कर लोग आते हैं, हालांकि उनके वो देशभक्ति का जज्बा बचपन से होता है कि हम फौज में जाएंगे, सेना में जाकर सेवा करेंगे देश की, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये चीज भी चलती रहती है कि मैं तो वहां पर बॉर्डर पर रहूंगा लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर 4 साल में यही शायद एक इनसिक्योरिटी है जो इन लोगों के मन में आ रही है कि कैसे 4 साल बाद क्या होगा। देखिए, भारत एक बहुत ही भाग्यशाली मुल्क है जहां पर समाज और युवाओं के बीच फौज के लिए इज्जत भी है।
खास करके उत्तरी भारत में लोग जी जान से परिश्रम करते हैं कि फौज में वो भर्ती हो सके। ये मैं यहाँ पर भी जाता रहता हूँ आसपास के ज़िलों में, तो देखने को मिलता है। अब ये हुई जज्बे की बात। जज्बे के साथ जो सांसारिक चीज़ें हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हैं। जो जवान फौज में आता है घर छोड़ के, वो वहाँ का अर्निंग मेंबर है इस घर का, उसने कुछ पैसा भेजना है अपने माँ बाप को, भाई बहनों को सपोर्ट करने के लिए। वो सांसारिक जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, हम सब की है। तो वो एक चीज़ है जिससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन इस सांसारिक जिम्मेदारी के साथ हम जब देश प्रेम को और यूनिट के प्रेम को और फौज के जज्बे को और पर्सनल वैलर को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक ट्रेंड सोल्जर को बलिदान की राह पे लेके जाते हैं एक लीडरशिप के नीचे, तो वहाँ पर एक सबसे अच्छा रिजल्ट हासिल होता है। सब लोग, सबसे ज़्यादा अगर आदमी किसी चीज़ से डरता है वो अपनी पर्सनल बदनामी से डरता है। मैं ऐसा कार्य ना करूं कि मेरे परिवार पे और मेरे पर कोई एक ऐसा बदनुमा दाग लगे कायरता का। वो एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। ये सारे फैक्टर्स मिल करके एक सोल्जर को, एक लीडर को गैल्वनाइज करते हैं और आगे ले जाते हैं। और चरित्र तो है ही है, भारतीयों का चरित्र है बलिदान देने का। तो वो सारी चीज़ें हैं। लीडरशिप कोई एक सिंगल फैक्टर से तो बनती नहीं, तो वो सारी चीज़ें लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। ये चीज़ है। अभी एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये रीसेटलमेंट का इशू जो है, हम गाहे बगाहे या भूल से इसको ओवर हाइप कर रहे हैं। सरकार के यहाँ भी ओवर हाइप हो रहा है, मीडिया में भी ओवर हाइप हो रहा है, बाकी लोगों के दिलों में भी ओवर हाइप हो रहा है। हम जवान को एजुकेशन दे रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आर्थिक रूप से भी सिक्योर कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा मत करो कि वो स्पून फीड करने लगे कि आपने हमें फलां जगह नहीं भेजा, हमको वहाँ जाना था आपने यहाँ भेज दिया। जी नहीं, एक आत्मविश्वास होता है। एक 24 साल का लड़का अगर बाहर निकलता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपना रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन एक हद तक ऑर्गेनाइजेशन उसका सपोर्ट करेगा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्पून फेड चाइल्ड की तरह बाहर आके दिग्भ्रमित हो कि मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने अकेला छोड़ दिया 4 साल के बाद। वैसा होगा नहीं। ठीक है, मैं एक क्लैरिटी ले लूं। कर्नल संजीव, आप इससे पहले कह रहे थे कि यूनिट का भी ख्याल रखना होता है, एज अ लीडर अपनी टीम के तमाम सदस्यों का ख्याल रखना होता है। तो जिस इनसिक्योरिटी की बात कर्नल राठौर कर रहे हैं, शायद यही वो होगी। आपको लगता है कि इस योजना के बाद जो भर्ती होंगे उनके मन में तमाम ये सवाल चलते रहेंगे, चाहे वो भले बॉर्डर पर क्यों ना हो? जी मैडम, देखिए, ख्याल तो हमेशा हमारे को 4 साल तो मेरे सिक्योर हो गए, 4 साल के बाद क्या? वो जो सवाल है मेरा टू रेस्ट जिस दिन हो जाएगा, आई एम एट पीस। क्या मैं वापस आर्मी में कंटिन्यू करूंगा? वेरी गुड। क्या मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 75% इज गोइंग टू गो आउट? गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कह दिया। ये तो नहीं कहा ना कि हम अच्छे लोगों को रिटेन करेंगे, जो अच्छे नहीं होंगे उसको नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली फिगर दे दी है। आपके पास अब आंकड़े आ गए कि ये 44,000 हम भर्ती कर रहे हैं इस साल, उसके अंदर 25% सिर्फ हम रिटेन करेंगे 4 साल के बाद। तो जो 4 साल के बाद जो 44,000 का जो बनेगा, तकरीबन 10,000 लोग रिटेन होंगे। सो नियरली 30,000 प्लस पीपल आप इनको फौज से एग्जिट कर दोगे। वो कहाँ जाएंगे? वो 30,000 के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं आ तो रहा हूं, 4 ईयर सिक्योर कर लिया मैंने, मेरी फैमिली भी सिक्योर हो गई, बट उसके बाद क्या? सो जब तक ये पॉइंट रेस्ट नहीं होगा यूथ के दिमाग के अंदर, ही विल बी ऑन द स्ट्रीट, और वही हो रहा है। आप ये रेस्ट कर दो, आई एम 100% श्योर ये सारे के सारे आज वापस चले जाएंगे एंड दे विल बी स्टैंडिंग इन लाइन फॉर एनरोलमेंट इन अग्निवीर। ठीक है, जनरल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ जी, जो कर्नल राठौर भी कह रहे थे, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता था। चंद एक पॉइंट उसका मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो 25% है, ये मेरा मेन कंसर्न है पलटन के अंदर, रेजिमेंट के अंदर जो रिटेन होता है, उसको मैंने एक फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, कि वो लड़ाई के मैदान में या ऑपरेशन एरिया में बिल्कुल माहिर जवान बन के रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और वो रोल मेरे यूनिट कमांडर्स
और सब यूनिट कमांडर्स का, मैं पहले इसके ऊपर मैं बहुत गौर करता हूँ कि 25% बहुत अहम चीज़ है। दूसरा है कि जो ये बाकी 75% जा रहे हैं, देखिए सरकार ने बहुत सपोर्ट दे दी और कर्नल साहब ने ये भी बोला था कि इसको हम ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं। देखो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कंपटीशन है, कंपटीशन हर जगह है। तो ये जो जबान बाहर जाएगा वेल डिसिप्लिन्ड एग्जाम्पल टू द नेशन, वो अपनी कंपटीशन में भी तो अपीयर होगा, करेगा। अभी सरकार उसको गारंटी दे दे और वो सोता रहे, नहीं, उसको अपनी मेहनत करनी है, कंपटीशन में उसको जीतना है। तीसरा मैं एक और पॉइंट पर बोलना चाहता हूँ कि जो वैकेंसीज, ये पहले जिक्र हुआ था इसका कि 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास वैकेंसीज पड़ी हैं फौज में जवानों की। 2014-15 से उससे पहले 71,000-72,000 की रिक्रूटमेंट हो रही थी, उसके बाद ये पैक डाउन हो गया 59,000 लाइक दैट, 52,000 के ऊपर हमारे पास वैकेंसीज पड़ी हैं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपना मैन पावर को क्यों पैक डाउन किया हुआ है, सर। इसको यही increase तमाम करें। बातें हैं ना, देखिए यही क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही है, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने समझाया और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे होंगे हमारा शो, उनके मन में भी सवाल जो होंगे उनके जवाब आज हमारे पैनलिस्ट के जरिए उन्हें मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकेंगे, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं बीपी न्यूज पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।